जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं अंशु गुप्ता और आप देख रहे हैं अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स यूट्यूब चैनल को। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस यानी कि फिजिक्स का चैप्टर 1 और 2, जिसका नाम क्या है, प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन। इस चैप्टर का आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि आप सभी के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब समय को बिना बर्बाद किए हुए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन सभी सारे क्वेश्चनों को। इस जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी के बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी तो ये क्वेश्चंस थोड़ा कम दिख रहे हैं, नेक्स्ट जब इन सब क्वेश्चनों को बना लेंगे तो फिर मिटा करके दूसरे क्वेश्चनों को लिखा जाएगा। यानी कि क्वेश्चंस ये कम नहीं है, अभी इससे और ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चनों को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। यानी कि क्वेश्चन का मतलब है कि अगर कोई उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो चलिए यहाँ पर इसको सीखते हैं। फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर दिया गया है 1 मीटर, तो हमें क्षमता पूछ रहा है, क्षमता यानी कि पी पूछ रहा है। तो पी बराबर होता है 1/f, जब फोकस दूरी मीटर में दिया गया हो तब। तो पी बराबर 1 हो गया और ये एफ के जगह 1 हो गया, तो 1 और 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। और क्या निकाल रहे हैं हम, लेंस की क्षमता निकाल रहे हैं। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डाईऑप्टर होता है, यानी कि डी। तो एक डाईऑप्टर देख रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ये माइनस में 1 दिया है तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें उत्तल लेंस का रहा है। तो उत्तल लेंस की क्षमता आप सभी को मालूम होता है कि प्लस में होती है, लेकिन अगर अवतल लेंस की क्षमता बोलता है तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया, अब इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के रूप में क्या मिल जाएगा कि कोई पूछेगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक प्यारे बच्चों होता है डाईऑप्टर। डाईऑप्टर होता है जिसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, कैपिटल डी लिखा जाता है। या फिर इसी का एक और मात्रक होता है मीटर का इनवर्स, यानी कि m के पावर -1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी को बोर्ड पर दिख रहा होगा, उस साइड में है। चलिए उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा और आवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु हो। तो चलिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये कोई अवतल दर्पण है, इसको किरण आलेख से समझते हैं। ये अवतल दर्पण है, क्यों, क्योंकि बाहरी सतह पेंट किया गया है और क्वेश्चन में भी प्यारे बच्चों अवतल दर्पण ही पूछ रहा है। अवतल दर्पण में ये प्रधान अक्ष हो गया, तो इसको ध्रुव बोलेंगे P, इस बिंदु को मुख्य फोकस यानी कि F बोलेंगे और इस बिंदु को बोलेंगे C यानी कि वक्रता केंद्र। तो कह रहा है कि कहाँ पर वस्तु रखे कि प्रतिबिंब जो हो काल्पनिक हो, सीधा हो और आवर्धित बने यानी कि बड़ा बने। तो इसके लिए वस्तु को F और P के बीच में रखा जाता है, तब जाके प्रतिबिंब इस साइड बनता है और डॉट डॉट से बनता है यानी कि काल्पनिक बनता है और वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है। तो इसको शब्द में बोलेंगे फोकस और ध्रुव के बीच में। तो देख सकते हैं आप लोग कि दर्पण और उसके फोकस के बीच, दर्पण यानी कि ये ध्रुव और फोकस के बीच, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा होगा और ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को देख सकते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं।
तो प्रतिबिंब कैसा बनाना है, सीधा और छोटा बनाना है। तो आप सभी को मालूम होगा कि दर्पण मुख्य रूप से 3 तरीके के होते हैं। एक तो उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है और एक समतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से छोटा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है। उसी तरह से समतल दर्पण में भी प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, लेकिन ये जो उत्तल दर्पण होता है इसमें प्यारे बच्चों बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के अपेक्षा छोटा होता है। यानी कि वस्तु जितनी बड़ी होगी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा उससे छोटा ही बनेगा। तो क्वेश्चन यही है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण है, ऑप्शन दिया गया है अपसारी, अभिसारी, दोनों और डी ऑप्शन दिया गया है कोई नहीं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण को बोला जाता है अभिसारी दर्पण। वहीं पे अगर बात कर देता कि उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण बोला जाता है, तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण बोला जाता है। आप सभी को ये बात मालूम होगा, और नहीं होगा तो याद कर लीजिए कि उत्तल दर्पण बोले तो अपसारी, अवतल दर्पण बोलेगा तो अभिसारी दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो इसके लिए ऑप्शन आप देख सकते हैं, दिया गया है काल्पनिक छोटा, ऑप्शन बी में दिया गया है काल्पनिक और आवर्धित, ऑप्शन सी में दिया गया है वास्तविक छोटा और ऑप्शन डी में दिया गया है वास्तविक और आवर्धित। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उत्तल दर्पण के द्वारा तो कभी भी आवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। फिर एक बात ये भी जानते हो कि उत्तल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या बच गया, एक बच गया ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण के द्वारा काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। ऑप्शन में दिया गया है समतल, उत्तल और अवतल। तो देखिए अगर वास्तविक प्रतिबिंब पूछा जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब प्यारे बच्चों केवल अवतल से मिलता है। अवतल को छोड़ करके उत्तल और समतल में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं मिल सकते हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है केवल अवतल दर्पण से, जो कि ऑप्शन सी में आप सभी को दिख रहा है। वहीं पे बात करता कि अगर समतल दर्पण, तो चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सीखते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा बात। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब प्यारे बच्चों वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनने का अर्थ ये हुआ कि समतल दर्पण में वस्तु को जितना बड़ा रखा जाएगा उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा, तथा साथ ही साथ समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जिसका एक और नाम क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। और इसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन दिया गया है अवतल दर्पण से, ऑप्शन बी दिया गया है उत्तल दर्पण से, ऑप्शन सी समतल दर्पण से और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। तो आपको मालूम होगा कि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में अभी अभी मैंने बताया कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। सो आवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब एक ही दर्पण से बनता है, जिस दर्पण का नाम क्या होता है, अवतल दर्पण। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और बहुत ज़्यादा बार आप सभी के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, इसके लिए ऑप्शन में दिया गया है सीधा होता है, उल्टा होता है, ऑप्शन सी दिया गया है तिरछा होता है और ऑप्शन डी दिया गया है औंधा हुआ होता है। तो देखिए, ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है, ठीक। तो इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब वहीं पे बात करता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब फिर चलते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो वास्तविक प्रतिबिंब से रिलेटेड कुछ बातों को देखते हैं। तो याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ठीक। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है, लेकिन अगर इसको हम लोग पर्दा पर प्राप्त करना चाहें तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या हुआ? एक क्वेश्चन तो हो गया कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। फिर वास्तविक प्रतिबिंब से रिलेटेड बात ये हुआ कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण में आभासी और छोटा यानी कि काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के द्वारा ही बनता है, जो कि मैंने पीछे कई बार बताया हुआ है। अगर अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा भी बनता है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा भी बनता है और प्रतिबिंब वस्तु के बराबर भी बनता है। किसमें? अवतल दर्पण में। और समतल दर्पण में अभी अभी मैंने बताया कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक यानी कि आभासी बनता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। यानी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा जितना ही बड़ा उसके सामने वस्तु रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो फोकस दूरी धनात्मक होती है प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण की। वहीं पे बात करते हैं अगर अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्यारे बच्चों ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक यानी कि माइनस में होती है। तथा साथ ही साथ अगर ये भी पूछ लिया जाए ऑप्शन में समतल दर्पण, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो इसको याद रख लीजिएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक। चलिए एक बार सबको रिकॉल करते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी। चलिए इसको फिगर से समझते हैं। ये एक मान लीजिए गोलीय दर्पण हो गया और बाहरी सतह पेंट किया गया तो अवतल में हो गया, ठीक। ये इसको P बोलेंगे, इसको F बोला जाता है और इसको C बोला जाता है। P मतलब ध्रुव, F मतलब फोकस या मुख्य फोकस, C मतलब होता है वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी यानी कि ये ध्रुव हुआ और ये फोकस हुआ, तो इसी के बीच की इस दूरी को क्या बोला जाता है? तो इस दूरी को आप सभी को मालूम होगा कि फोकस दूरी या फोकसांतर या नभ्यांतर बोला जाता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फोकसांतर। फोकसांतर का अन्य नाम मैंने क्या बताया? फोकस दूरी भी कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है, ठीक। फोकस दूरी, फोकसांतर या फिर नभ्यांतर भी होता है। फोकस दूरी, फोकसांतर या नभ्यांतर। वहीं पे बात करते कि अगर ये C से लेकर P तक के पूरे दूरी को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। और उसके बाद वक्रता केंद्र किसको बोला जाता है? इस C को बोला जाता है। फिर एक ऑप्शन में दिया गया है अक्ष, तो इसी को अक्ष बोला जाता है, प्रधान अक्ष। P, C और F से होकर जाने वाली सीधी रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं।
तो इस तरह से तो क्वेश्चन एक हो रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं आप सब उसको याद रखिएगा। यानी कि एक्स्ट्रा के रूप में जितना भी क्वेश्चंस आप सभी को मिल रहा है उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में प्यारे बच्चों जो पकड़ होगी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। और जब पकड़ मजबूत होगी तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर यानी कि प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गलत नहीं हो सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्र, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि वक्रता त्रिज्या जिसको कैपिटल R बोला जाता है और फोकसांतर जिसको स्मॉल f बोला जाता है में संबंध बताना है। तो इसको याद रखिएगा कि R बराबर होता है f/2 या फिर f बराबर होता है, सॉरी उल्टा लिख दिए हम, f बराबर होता है R/2 या फिर R बराबर होता है 2f। यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, लेकिन वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो देखिए इन चारों ऑप्शनों में कौन दिया गया है, f बराबर R/2 ये वाला दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। और जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है, इसीलिए इसको याद रखिएगा कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जब आप सभी को बताया गया होगा कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखें, आप जब ऑफलाइन क्लास में जिनके भी पास पढ़े होंगे तो ये बात ज़रूर बताया गया होगा। फिर अब एक बच गया उत्तल दर्पण, चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो उत्तल दर्पण का एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उपयोग आप सभी को मालूम होगा, साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर जिससे क्या किया जाता है, गाड़ी चलाते वक्त पीछे की वस्तु को देखा जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उपयोग है उत्तल दर्पण का। याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में पीछे की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। साइड मिरर का हिंदी नाम होता है पश्च दृश्य दर्पण, यानी कि पीछे की वस्तु को देखने वाली दर्पण कौन होती है, उत्तल दर्पण होती है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से सभी। चलिए इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पर एक ऑप्शन छूट गया था, समतल दर्पण, इसका उपयोग जान लेते हैं। तो समतल दर्पण का उपयोग साधारणतः चेहरा देखने में किया जाता है, यानी कि घरों में जो हम लोग अपना चेहरा देखते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। ठीक, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सोलर कुकर में, तो सोलर कुकर में भी उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों अवतल दर्पण का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रोगियों के नाक, कान, गला या दांत की जांच के लिए जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का। यानी कि कोई भी रोगी अगर उसको नाक में दिक्कत हो जाए या फिर कानों में दिक्कत हो जाए, आँख में दिक्कत हो जाए या दांत में या फिर कोई भी आंतरिक पार्ट में अगर दिक्कत हो जाए, तो डॉक्टर उसको देखने के लिए उस अंग को कि क्या दिक्कत है उस अंग में, किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये सब जो अंग है काफ़ी छोटे छोटे अंग है और उसमें कोई बीमारी भी होगा तो नगण्य होगा, दिखाई देने के लायक नहीं होगा, यानी कि साधारण आँख से हम लोग उसको नहीं देख पाएंगे। इसीलिए वे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में आप सभी को मालूम होगा कि वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है, तो बड़ा कोई चीज़ हो जाएगा तो आसानी से दिख जाएगा, इसीलिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता होती है, ऑप्शन दिया गया है फोकस दूरी की दोगुनी, फोकस दूरी के बराबर,
सी दिया गया है फोकस दूरी के व्युत्क्रम और ऑप्शन डी दिया गया है सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। मालूम होगा आप सभी को कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस का क्षमता कहते हैं। लेंस के क्षमता को किस से सूचित किया जाता है, तो पी से सूचित किया जाता है। पी बराबर क्या होता है 1/f। क्या चीज़ में हो, जब f क्या चीज़ में हो, मीटर में दिया गया हो, या फिर जब f सेंटीमीटर में दिया गया हो तो p बराबर 100/f होता है। इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा बात क्या हो सकता है, तो कोई पूछ सकता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, जो कि मैंने पीछे बताया था। क्या होता है, डायऑप्टर होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, जिसे कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। या फिर एक और मात्रक बताए थे, मीटर इनवर्स, यानी कि m के पावर -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को ख़त्म करने में होता है। यानी कि किस लेंस का उपयोग हम लोग करेंगे तो दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष खत्म हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग करने से दूर दृष्टि दोष खत्म हो जाता है। तथा साथ ही साथ ये अवतल लेंस, तो अवतल लेंस का प्रयोग प्यारे बच्चों कहाँ किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। यानी कि किसी मनुष्य को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो दूर करना है तो उसके चश्मे में क्या लगा होना चाहिए, तो अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष को खत्म करना है तो उत्तल लेंस लगा होना चाहिए। फिर ये एक है बाइफोकस लेंस। तो बाइफोकस लेंस से क्या चीज़ दूर किया जाता है, तो जड़ा दृष्टि दोष होता है। एक जड़ा दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जब एक के साथ हो जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, जड़ा दृष्टि दोष, जिसको दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर एक यहाँ पर ऑप्शन बच गया बेलनाकार लेंस। तो बेलनाकार लेंस से किसको दूर किया जाता है, अविंदुकता को। आप सभी को पढ़ाया गया होगा कि अविंदुकता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का। अविंदुकता में क्या होता है कि अगर ये कोई लाइन सीधी है, लगातार काफ़ी ज़्यादा लाइन, या तो उदग्र है या फिर क्षैतिज है, दोनों में से कोई एक दिखाई ना दे। अगर ये उदग्र वाला दिखाई देगा तो क्षैतिज वाला दिखाई नहीं देगा, और क्षैतिज वाला दिखाई देगा तो उदग्र वाला दिखाई नहीं देगा। उसी को क्या बोलते हैं, उसी दोष को अविंदुकता बोलते हैं। इसी को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस यहाँ तक के समाप्त हो गए। मैंने बोला था कि अभी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनों को लिखेंगे, लेकिन इसी वीडियो से इतना ज़्यादा क्वेश्चन हो गया कि इस पार्ट का अधिकांश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है कि यहाँ तक अगर आप वीडियो देखे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप इस चैनल से जुड़ करके बोर्ड एग्ज़ाम में प्रत्येक सब्जेक्ट्स में 95+ आसानी से लाना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए। तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो कैसा लगा इस बात की पुष्टि कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें।